नमस्कार। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली क्लास में हमने 2 क्लास की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में कि किस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था और उन्होंने किस प्रकार से इसको सुचारू रूप से चलाया था। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी समाज का सामाजिक जीवन कैसा था, ढांचा कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार से गांव बनते हैं, गांव से समाज का विकास होता है। इसलिए सिंधु घाटी समाज जो ढांचा था वो कैसा था, हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा कालीन जितने भी हमें अवशेष प्राप्त हुए उससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था। अब अगर समाज मात्र सत्तात्मक होता है तो इससे क्या क्या ये देखने को मिलता है कि जो महिलाओं की स्थिति है समाज में बहुत अच्छी स्थिति थी। और दूसरा यहाँ पर क्या होता था, मात्र देवी के पूजने के प्रमाण मिले हैं। मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र देवी के पूजने के प्रमाण यानी कि साक्ष्य यहां पर मिले हैं। लोगों का खान पान, लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। यानी कि लोग मांस भी खाते थे, शाकाहारी भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार के समाज की ये तीसरी विशेषताएं थी। चौथी विशेषता समाज में है कि पुरुष और महिलाएं दोनों को आभूषण पहनने का रिवाज था। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनने का जो है क्या था, ये इनका आभूषण पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। और इनके समाज की एक और बात थी, समाज के लोग मनोरंजन के लिए, समाज के लोग जो मनोरंजन के लिए थे वो क्या करते थे, खेल, पशुओं की लड़ाई और नृत्य आदि करते थे। नृत्य आदि करते थे। तो ये हड़प्पा समाज की विशेषताएं थी। हड़प्पा समाज की विशेषताओं में क्या था, सबसे पहले यहाँ पर जो है समाज की जो सत्ता थी, समाज का जो लेखा था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि महिलाओं को जो है दर्जा दिया जाता था, उच्च दर्जा दिया जाता था, महिलाओं को सम्मान था। दूसरा, यहाँ पर माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे सिद्ध होता है कि जो महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, पुरुषों और महिलाओं को आभूषण पहनने का रिवाज था, दोनों ही आभूषण पहनते थे। तीसरी विशेषता, समाज के लोगों के लिए मनोरंजन के लिए खेल, पशु की लड़ाई और नृत्य आदि का क्या करते थे, आयोजन करते थे, जिससे ये अपने मनोरंजन को करते थे। दूसरी बात आती है सामाजिक जीवन के बाद। सामाजिक जीवन के बाद आता है आपका धार्मिक जीवन।
हड़प्पा समाज का, हड़प्पा काल के लोगों का धार्मिक जीवन की, वो धार्मिक प्रथाएं कैसी थी उनकी, इस विषय के बारे में जो है हम बताएंगे कि उस समय के लोग धार्मिक जीवन में कैसे थे। धार्मिक जीवन में देखते हैं, पहला पॉइंट है, इस समय स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली है। महिलाओं से संबंधित मूर्तियों का अधिक अंकन हुआ है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से शिव यानी पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति यानी कि पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा, इस समाज में देवीय उपासना, मात्र देवी की उपासना अधिक प्रचलित थी। इस समाज में मात्र देवी की उपासना अधिक मिलती है, इसके प्रमाण अधिक मिलते हैं। इसमें एक चीज और, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाई देता है, जिसे देवी को उर्वरता की देवी माना जाता है। उर्वरता की देवी माना जाता था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्हें क्या है, इस समय स्त्रियों की अधिक मूर्तियां मिली है, और मोहनजोदड़ो से शिव यानी कि पशुपति नाथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और दूसरा, इस समाज में मात्र देवी की उपासना पर अधिक बल दिया जाता था, और यहाँ पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकला हुआ दिखाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि इसको जो है मात्र देवी के रूप में मान्यता दी गई थी। कुबड़ वाले बैल कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। फाख्ता की पूजा होती थी। कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। वृक्ष की पूजा प्रचलित मानी जाती है, लेकिन देखो, धार्मिक आस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, उसके बारे में प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन एक चीज जो विशेष ध्यान देने योग्य है, और यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी
मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि सभ्यता में स्त्रियों की अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र देवी की पूजा होती थी और इस समय स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिली है। मोहनजोदड़ो से शिव या पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है और इस समय समाज में माता देवी की उपासना अधिक की जाती थी। एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जिसमें जिससे यह कल्पना करते हैं कि इसे उर्वरता की देवी जो है माना जाता था। और दूसरा, एक ऊपर वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की जो है पूजा प्रचलित थी। और नेक्स्ट जो है, वृक्ष की पूजा का प्रचलन भी इस सभ्यता में था। और उसके बाद एक पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी स्थल में मंदिर निर्माण नहीं मिला है, यानी कि मंदिर जो है हमें किसी भी सभ्यता के स्थल में नहीं मिले हैं। शवाधान की बात आती है कि सिंधु घाटी जो लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे जो है, वो शव के साथ कैसे करते थे, क्या करते थे? शवाधान की व्यवस्था का मतलब है जब प्राण चले जाते, जब लोग मर जाते थे तो उनके लाशों का क्या करते थे, किस प्रकार से उनका संस्कार किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो है आम जो प्रचलन था, आम प्रचलन गर्तावास था। गड्ढे खोद के जो है, गर्त खोद के शवों को दफनाया जाता था। कुछ स्थलों में शवों को जलाने के प्रमाण मिले हैं और कुछ जगह में पर और कुछ जगहों पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये धार्मिक शवाधान जो था, धार्मिक जीवन में शवाधान भी एक अहमियत रखते हैं कि उस समय के जो लोग हैं जब मरते थे तो किस प्रकार का संस्कार किया जाता था। तो हमें प्रचलन जो है वो ज्यादातर प्रचलन जो है गर्त खोद के मनुष्य को दफनाने के प्रमाण को जो है अधिक मिले हैं। और दूसरी बात कि कई स्थानों पर शवों को जलाने के बाद जलाने का भी प्रमाण मिला है, जिसमें राख को दफनाया जाता था। व्यक्ति को जला देते थे, जो उसकी राख उसको इकट्ठा करके एक जगह दफनाने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और कुछ जगह में आंशिक समाधिकरण या आधा जला शरीर को भी जैसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक जीवन हो गया, धार्मिक जीवन हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि वो किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। राजनीतिक व्यवस्था में पहला पॉइंट आता है, राजनीतिक व्यवस्था का जो पहला पॉइंट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। स्पष्ट अभाव था। दूसरा, यहां पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी। नहीं थी।
क्योंकि क्योंकि किसी भी स्थल में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पुरोहितों द्वारा शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों द्वारा शासन व्यवस्था को संभाला जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्थल में, जितने भी स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं कि मंदिर भी था। और जब मंदिर नहीं था तो पुरोहितों के शासन की व्यवस्था की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट अभाव है राजनीति का कि किस प्रकार के राजनीतिक संगठन हुआ करते थे, इसका स्पष्ट ये है। दूसरी, इस सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का की कहीं उल्लेख नहीं है। अस्त्र शस्त्र का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है, यानी सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अस्त्र शस्त्र के का प्रमाण कहीं भी नहीं मिला है। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के थे? शांति व्यवस्था पे ध्यान देते थे। हड़प्पा लोगों का ध्यान युद्ध पर नहीं था, युद्ध पर नहीं था क्योंकि अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग हमें नहीं मिले हैं, नहीं था, जितना कि इनका ध्यान व्यापार पर था। सिंधु घाटी सभ्यता के का जो है वो युद्ध से उतना लेना देना नहीं था जितना किससे? व्यापार से है। ये लोग व्यापारी लोग थे और व्यापार को बढ़ावा देते थे। हड़प्पा का शासन संभवतः इसलिए इनका शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथ में था। वणिक मतलब व्यापारी वर्गों के हाथों में माना जाता है क्योंकि उस समय के लोग व्यापार और वाणिज्य पे बड़ा विश्वास रखते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक विकास था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जीवन था, जिसमें कहा गया कि इसमें राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। ठीक है। दूसरा, यदि पुरोहितों को शासन व्यवस्था की बागडोर होती तो मंदिरों के प्रमाण मिलते, लेकिन किसी भी स्थल पर मंदिरों के प्रमाण होने का दावा नहीं किया गया है। दूसरी बात, अस्त्र शस्त्रों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिला है, इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बड़े शालीन स्वभाव के लोग थे, शांत स्वभाव के लोग थे। तीसरा बात आती है कि ये युद्ध कला में कोई इतना महत्व नहीं देते थे जितना महत्व किसको देते थे? व्यापारिक वाणिज्य को जो है महत्व दिया जाता था, उतना महत्व ये लड़ाई युद्ध में नहीं रखते थे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ी विशेषताएं थी कि वो कैसे लोग थे। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। तो शहरों में जो है व्यापारी वर्गों का समूह अधिक होता है, इसलिए ये लोग जो है व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो अगला जो टॉपिक है इसी में वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक जीवन, यानी आर्थिक जीवन। व्यापार और आर्थिक जीवन एक साथ चलता है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है।
तो पहला जो है व्यापार, अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। पशुपालन, कृषि और उद्योग। आर्थिक जीवन और व्यापारिक जीवन की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, वो मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, कृषि और उद्योग था। सिंधु घाटी के लोग हल से अनभिज्ञ थे। कृषि के मामले में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी के लोग हल से अनभिज्ञ थे। वो लकड़ी की कुलादों द्वारा खेती करते थे। कृषि इतने बड़े व्यापार पैमाने पर नहीं होती थी, लेकिन जितनी होती थी लकड़ी के कुलादों से जो है वो कृषि कार्य करते थे। लेकिन कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जे खेत में जो है वो मिट्टी के बने, क्या बोलते हैं, खेत जो है जुते हुए खेत मिले हैं, और जिसमें जो है प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगा था वहां पर शायद वो हल का प्रयोग किया गया है। दूसरी जो बात आती है, सिंधु वासी जो लोग थे वो 9 फसलों का उत्पादन करते थे। जिनमें जौ, गेहूं, कपास, तिल और अन्य फसलें आती है, जिसके के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की है कि उस समय कृषि के लिए मुख्य जो कृषि थी किसकी की जाती थी, गेहूं की जाती। जौ के प्रमाण मिले हैं, तिलहन के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार से कृषि एग्रीकल्चर जो है हमें यहाँ मिला है। 9 फसलों का उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। बनवाली में बढ़िया किस्म का जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली में अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुई है। और दूसरा, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय विश्व में, सबसे पहले विश्व में कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यताओं को जाता है। ये बात ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में विश्व में सबसे पहले जो है कपास की कृषि की गई थी। और कपास जो है विश्व में सबसे पहले उत्पादन का श्रेय किसको जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी और तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी। क्योंकि नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं।
व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि एवं उद्योग था। सिंधु घाटी के लोग हल से अनभिज्ञ थे। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर कृषि करने के लिए लकड़ी के कुल्हाड़ों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। 9 फसलों का उत्पादन करते थे, ऐसे प्रमाण भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और बनवाली में अच्छी किस्म के जो उत्पादन होते थे उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले विश्व में कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए जो है नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं मिले हैं। तालाबों और द्वारा जो है यहाँ पर सिंचाई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी तालाबों द्वारा जो है यहाँ पर सिंचाई की जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। और मोहनजोदड़ो में वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग था और मोहनजोदड़ो में इसका प्रमुख केंद्र था। मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर उद्योग प्रमुख थे जो कि वस्त्रों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो बात आती है वो है सेंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पहनावा के लिए सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि पशुपालन और एग्रीकल्चर कृषि जिसमें कपास की प्रमुख उत्पादन होता था। चंदूड़ो और लोथल में खिलौने बनाने की फैक्ट्री मिली है। चंदूड़ो और लोथल, लोथल जो उस समय व्यापारी केंद्र था, क्योंकि वहां पर जो समुद्र के नदी के किनारे समुद्र के किनारे था, वहां से जो है बाहर विदेशों में व्यापार होता था, दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। वहां से और चंदूड़ो से दोनों जगहों से जो है खिलौनों को बनाने के जो फैक्ट्री थी उसके प्रमाण जो है वहां हमें मिले हैं। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार थे वो कैसे थे? वस्तु विनिमय पर आधारित थे। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। तो पैसे जैसे कॉइन्स की वगैरह की जो है उस समय साक्ष्य तो प्राप्त हुए, मूल्यों के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन ज्यादातर व्यापार जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का इराक, ईरान, बहरीन सिंधु घाटी सभ्यता का ईरान, इराक, बहरीन, मिस्र आदि में व्यापार था। ये जो ईरान, इराक, बहरीन, मिस्र आदि के क्षेत्रों में भी बाहरी व्यापार करते थे, जिसकी हमें प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर ईरान, इराक में और मिस्र में ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनकी जो वास्तु निर्माण की कला है वो सिंधु घाटी सभ्यता की कला से मिलती है। और कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चला है कि इस समय के लोग जो है वो बाहर के लोगों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार का जो इनके साथ कैसा व्यापारिक संबंध था, तो उसके बारे में ये बातें थी। नेक्स्ट जो बातें आती है व्यापारिक वाणिज्य में,
शहरी व्यवस्था थी तो सारा क्रियाकलाप जो है वो इधर ही आर्थिक स्थिति के आसपास ही घूमता है। तो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इस समय की मुद्रा शेर खड़ी की होती थी। सेल खड़ी की होती थी, सेल खड़ी की मुद्रा होती थी। दूसरा, विनियम बाटों द्वारा नियंत्रित था। बाटों द्वारा विनियम होता था जिसे चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। बाट आप अक्सर दुकान में देखते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो का बाट होता है, तो उस समय भी बाटों का प्रयोग होता था विनिमय विनिमय के लिए। विनिमय मतलब वस्तु विनिमय, जैसे वस्तु का आदान प्रदान होता था तो उनका वेट का पता करने के लिए। और उस समय पत्थर कौन सा यूज में लाया था बाट के लिए? चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग जो है किया जाता था। बाट तोल में बाट तोल में 16 या उसके आवर्तों का प्रयोग किया जाता था। जैसे 16, 64, 160, 320। 16, 64, 160 या 320 आदि। ऐसी वाट व्यवस्था थी, ऐसी मापन व्यवस्था थी जिसमें तोलकर जो है सामान दिया जाता, वस्तु विनिमय के बदले। दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में प्रकाश डाला है। अब लिपि के बारे में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पाई लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलेखात्मक लिपि थी। चित्रलेखात्मक लिपि थी। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति, गोमुद्रिका पद्धति या चित्रात्मक थी। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक
400 तक के चित्रांश प्राप्त हुए हैं। चित्रांश प्राप्त हुए हैं। और इस लिपि की एक बात और है, सिंधु घाटी की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये इस लिपि की प्रमुख विशेषता थी। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो इसको हम चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। पतन के कारण और जिस विद्वान ने ये कारण दिए थे उनका नाम। पतन के कारण कि सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी फली फूली थी, विकसित थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, कृषि थी, व्यापार था, पशुपालन था, सारी चीजें सही से चल रही थी, तो इस सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता जिसका क्षेत्रफल दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में सबसे ज्यादा है, कि इसका पतन कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। और इस विद्वानों में, इन मतभेदों में कुछ मतभेद जो है जिनको हम आपके सामने उजागर करेंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जिसमें पहला था भूकंप। अर्थक्वेक। भूकंप को डेल्स और रेक्स ने यह सिद्धांत दिया था। विद्वान थे डेल्स और रेक्स। दूसरा था प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का जो सिद्धांत दिया था वो कैनेडी ने दिया था। कैनेडी ने दिया था। तीसरा था आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन व्हीलर ने किया था। व्हीलर ने किया था। नेक्स्ट था आपका विदेशी आक्रमण। गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो स्टाइन और घोष ने दिया था। स्टाइन और घोष। नेक्स्ट है आपका अस्थिर नदी तंत्र। अस्थिर नदी तंत्र का प्रतिपादन लैम्ब्रिक ने किया था। लैम्ब्रिक। और लास्ट है आपका बाढ़। बाढ़ का सिद्धांत आपको दिया था मैके, राव और मार्शल ने। तो ये सिद्धांत थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो प्रमाण थे, उसके आधार पर जो विचार रखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, कैसे डिस्ट्रॉय हुई, किस तरह से इसका पतन हुआ। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, जिसमें भूकंप एक था,
जो कि डेल्स और रेकस ने किया था। प्राकृतिक आपदा थी, कैनेडी द्वारा दी गई थी। आर्यों का आगमन व्हीलर द्वारा दिया गया था। विदेशी आक्रमण का वर्णन गोल्डन चाइल्ड ने दिया था। और जलवायु परिवर्तन का स्टाइन और घोष ने दिया था। अस्थिर नदी तंत्र का लैम्ब्रिनके ने दिया था। और बाढ़ का मैके, रावने और मार्शल ने दिया था। कुछ लोग बोलते थे कि भूकंप से आने से हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, हारों का विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती गई, लोग विस्थापित होते गए और शहरीकरण जो है नगरीय ग्रामीण सभ्यता में बसना शुरू हो गया। लोग शहरों से गांव की तरफ दूर दूर भागने लगे, दुर्गम क्षेत्रों पर जाने लगे। और दुर्गम क्षेत्रों में जाने का कारण क्या था? या तो प्राकृतिक आपदा थी, आर्यों का आक्रमण था, विदेशी आक्रमण था, जलवायु परिवर्तन था, अस्थिर नदी तंत्र था। अस्थिर नदी तंत्र का मतलब होता है कि नदियां जब अपने मार्ग से हट जाती है, दूसरे मार्ग पर हर साथ चलना शुरू कर देती है, तो क्या हो गया कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और ऐसा ही परिप्रेक्ष्य मोहनजोदाड़ो एक फिल्म आई है ऋतिक रोशन की, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से बाढ़ आके उस सभ्यता को खत्म करने के इसमें होती है और वो कहाँ चले जाते हैं। आप वो गंगा के तट के किनारे तक की तरफ भाग जाते हैं। तब से जो है गंगा के किनारे के आसपास के क्षेत्रों का विकास के बारे में बताया गया है। हम अगली क्लास में जब करेंगे तो हम बताएंगे कि किस प्रकार से सभ्यता पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थापित हो गई और आर्य लोग और वैदिक सभ्यता का काल जो है वहां से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से जो है सभ्यता का जो है पतन होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने व्यापार के बारे में बताया था। व्यापार के बारे में जो चीजें आयात की बाहर से की जाती थी, आयात की जाती थी, उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जैसे धातु आयात कहां से की जाती थी। धातु में पहला था लाजवर्ण मणि 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 लाजवर्ण मणि जो थी वो अफगानिस्तान बंदकशाह से अफगान से मंगाई जाती थी। दूसरी है सोना सोना कोलार कर्नाटक कोलार कर्नाटक से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से अफगान ईरान से स्टेटाइट ईरान से स्टेटाइट ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाई जाती थी। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाई जाती थी। तांबा खेतड़ी राजस्थान से फिरोजा फारस से संगमरमर राजस्थान से इंद्रगोप मणि बड़ौच गुजरात से। बड़ौच गुजरात से। तो ये ऐसे धातु थे जिन्हें बाहर से आयात किया जाता था, जिसमें लाजवर्ण मणि बंदकशाह अफगान, सोना कोलार कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान ईरान से, स्टेटराइट ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, फिरोजा फारस से, संगमरमर राजस्थान से और इंद्रगोप मणि बड़ौच गुजरात से मंगाया जाता था। तांबा टीन से जो है कांसा बनता है, इसलिए
इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताऊंगा। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहली बात है, ज्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर होती थी। चौकोर होती थी। दूसरी, मिट्टी के हल्के प्रमाण बनवाली से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल्के प्रमाण बनवाली से प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो तथ्य है, रंगपुर से बाजरे के प्रमाण मिले हैं। बाजरे के प्रमाण मिले हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कि हमें अलग अलग स्थानों से देखने को मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं में एक फैक्ट भी था। नेक्स्ट फैक्ट था, ग्रिड पद्धति वाली व्यवस्था थी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आलमगीरपुर ऐसा नगर है जहां से एक भी मोहर प्राप्त नहीं हुई। आलमगीरपुर ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से एक भी मोहर प्राप्त नहीं हुई है। जहां सरस्वती विलुप्त रूप में बहती है, उस जगह को, जहां पर सरस्वती नदी विलुप्त रूप में बहती है, उस जगह को विंशन कहा जाता है। विंशन कहा जाता है। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है। आयताकार आयताकार आकार के खंडों में जो है नगर का विभाजन हुआ है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के जितने नगर थे उनका जो विभाजन है वो आयताकार टुकड़ों में बांटा गया है। नेक्स्ट तथ्य है आपका, सुतकोटड़ा और सुतकगडोर सुतकोटड़ा और सुतकगडोर समुद्र तटीय नगर थे। समुद्र तटीय नगर थे। सभ्यता के नगरों के दरवाजे और खिड़कियां सभ्यता के नगर का जो ढांचा था, उसके जो दरवाजे और खिड़कियां थी
मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे गली। लेकिन लोथल एकमात्र नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, काल, विकास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में, उसके स्थलों के बारे में, किस स्थल कौन सा था, किस नदी के किनारे पर था, कब उसकी खोज हुई है, किसने उसकी खोज की है, ये सभी विवरण हमने आपको आज के क्लास में, पिछली क्लास में से दो पहले क्लास हुई थी जो, उसमें बता दिया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक छूटा होगा। ठीक है, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे की जो हम इतिहास में आगे का जो अध्ययन करेंगे वो आ जाते हैं हम वैदिक काल में, साहित्यिक स्रोत में, और वैदिक काल में हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। तो अगली क्लास के लिए हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और जिसमें हम वेदों के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।